फिरती है तो फिरने दो, बदलती है तो बदलने दो, ये दुनिया की नज़र है, कोई मेरी किस्मत तो नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम लोग जो आपका यूपी सिपाही का टेस्ट सीरीज होता है उसका छोटा सा पार्ट यानी 60 क्वेश्चंस का पार्ट हमने बनाया था और उसमें 15 क्वेश्चन को बांट करके 15 हिंदी, 15 जीएस और 15 रीजनिंग या 15 मैथ्स का सिस्टम बनाया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और आपका ये मान के चलो कि 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ध्यान रहे, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल के लिंक को शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आप समझ जाना, 1980 में हुआ था, ठीक है ना। 1980 में लमही नाम का एक गांव था। क्या? लमही नाम का एक गांव था। तो लमही में 1980 में, लमही जो कि वाराणसी में है, तो उस लमही नाम के गांव में 1981 में आपका 1980 में इनका जन्म हुआ था। तो ये ध्यान रहे कहाँ हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ध्यान रहे, अगर चर्चा उत्तर प्रदेश का करता है, उत्तर प्रदेश का, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश के केस में है, यूपी के केस में, ठीक है ना। अगर भारत का बात करें, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो आप नालंदा कहेंगे, नालंदा कहेंगे। ध्यान रहे, अगर नालंदा की बजाय तक्षशिला आ गया तो तक्षशिला कहेंगे, तो तक्षशिला कहेंगे। और इसके साथ माइंड में रखना कि अगर विश्व का भी आ जाए, विश्व का, तो इसमें भी यही रखेंगे। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो वो भी आप नालंदा या तक्षशिला को बोलेंगे। हालांकि नालंदा माइंड में रखना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास, ग्रास, यहाँ जो ग्रास है बेटा, वो ग्रास का मतलब घास होता है ना भाई। तो आप घास से समझना, ठीक है ना। तो घास से ही समझना और कोई ग्रास मत समझ जाना, ठीक है ना। तो आपका उत्तर, एक ग्रास नली भी होता है, उस टाइप का ग्रास में मत जाना। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो उसे कन्नौज को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है उसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है वो आपका पूर्व का ग्रास कहलाएगा। ये ध्यान रहे, आपका पूर्व का ग्रास क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ध्यान रहे, आपका भूटान को कहा जाता है। पड़ोसी देश की अगर चर्चा करता है, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, तो आप थोड़ा सा ऐसे भारत का नक्शा बनाइए। हम तो बना नहीं पाते, लेकिन आप समझिएगा। ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये आया, अब ये आपका थोड़ा सा ये ऐसे बनता है और आपका ये ऐसे आ जाता है ना। तो ये आपका, ये आपका, और ये यहाँ से गया, ये मान लीजिए बन गया। ये मान लीजिए आपका भारत का नक्शा है, ठीक है ना। अब मोटा मोटी जैसे बन ऐसे बन जाता है मुझसे, बस ठीक है। यहीं पे आपका मान लीजिए श्रीलंका है, तो आप समझ लेना। ये आप गौर करोगे तो आपका यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ये आपका चीन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा भाग सिक्किम का होता है ना। और सिक्किम से इधर जा करके ये आपका भाग भूटान का हो जाता है। और इधर आपका नेपाल हो जाएगा। तो नेपाल और भूटान हो जाएगा। यहाँ नीचे आपका भाग जो आता है छोटा सा, इसी में मिला जुला, तो ये बांग्लादेश हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? ये बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा।
ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका इधर आते हैं तो यहाँ नीचे जाएगा तो म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार, और इसी को बर्मा बोला जाता है, बर्मा। और यहाँ पे ये आपका भाग जो है ये श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। और नीचे यहाँ आपका नीचे आएगा मालदीव, मालदीव। समझ पाए? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये टोटल आपके क्या हो गए अभी के समय में 8 आपके पड़ोसी देश दिख गए। क्लियर है? और इनमें से ध्यान देना, अफगानिस्तान पड़ोसी देश नहीं होगा। अफगानिस्तान भारत का, अफगानिस्तान इधर है, ये पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, भारत का नहीं है। तो ध्यान रहे अफगानिस्तान। और इन्हीं दोनों को अलग करने वाली जो डूरंड रेखा होती है, तो डूरंड रेखा, हालांकि सवाल पहले आता था कि भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा तो डूरंड रेखा होती है, लेकिन एक्चुअली में अगर कहा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है कौन? हमारी डूरंड रेखा। बात समझ पाए? डूरंड रेखा, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब भारत ही होता था, इसलिए उस समय भारत को और अफगानिस्तान को अलग करने का काम कौन करता था? डूरंड रेखा। लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो जाने की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करेगा कौन? डूरंड रेखा। बात समझ पाए? डूरंड रेखा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। कुल 8 आपके पड़ोसी देश है ना, जिनमें से जो भूटान टाइप का व्यक्ति है, मतलब देश है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वही आपका लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहलाएगा। भूटान आपका लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहलाएगा, है ना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से बढ़ते हैं। कह रहा है 2017 में कजुआ इशिगिरो को किस विद्या में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कजुआ इशिगिरो को साहित्य यानी लिटरेचर में, साहित्य में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे आते हैं, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो शेरी रहमान जी थी। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला मंत्री कौन थी? शेरी रहमान जी थी, ठीक है ना। बात समझ लेना, शेरी रहमान। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? शेरी रहमान हो जाएगा, ठीक है ना, शेरी रहमान। आगे आते हैं, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस है, ठीक है ना। सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल की अगर बात करें हम तो वह ब्रह्मोस है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं, ब्रह्मोस हो जाएगा। आगे आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? कितनी पार सीमा ट्रेन या सीमा पार ट्रेन भी बोल दो, ऐसे पार सीमा ट्रेन बोला जाता है। तो केवल 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन? समझौता, समझौता, समझौता एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। यानी ये दोनों ट्रेनें क्या करती हैं? एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी आती है तो पहले जाती है। इस केस में आपका 2 ट्रेनें समझौता एक्सप्रेस के रूप में चलती हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में यानी 2 जो उत्तर है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 ट्रेनें चलती हैं। अगली चर्चा करें तो कह रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। जो गवर्नर जनरल यानी सहायक संधि वाले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली आपका उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली को जाना जाता है सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि। हैंगस्टिंग को जाना जाता है बंगाल का, बंगाल का प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल, जनरल। कॉर्नवालिस को जाना जाता है जो आपकी सलाई की संधि हुई थी, है ना, और मद्रास की संधि हुई थी। तो ढेर सारी संधि आपकी, यानी टीपू सुल्तान के समय में, टीपू सुल्तान के समय में
जितनी संधियाँ हुई थी वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। अगर क्लाइव की बात करें तो ये प्रथम गवर्नर कहाँ, बंगाल का, ये बंगाल का था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था बंगाल का प्रथम गवर्नर। अगर चर्चा करें तो लॉर्ड क्लाइव कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ध्यान रहे इसी के समय में सिजाउद्दौला का युद्ध हुआ था, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जिसमें क्लाइव की जीत हुई थी और सिजाउद्दौला की हार हुई थी। ठीक इसी के 100 साल बाद फिर से एक युद्ध हुआ जो क्रांति का रूप ले लिया, जिसे 1857, ध्यान रहे 1757 शुरुआत थी और 1857 अंत था। ध्यान रहे 1757 शुरुआत थी और 1857 अंत था। यानी भले ही अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया भारत पर, लेकिन वास्तविक शासन की अगर बात करें तो 1757 से शुरुआत हुई, जब सिजाउद्दौला के युद्ध में बंगाल का शासक सिजाउद्दौला हारा, मोहम्मद कासिम और आपका वो जो क्या था क्या कहते हैं मीर जाफ़र, इन सब के चलते, और साथ ही साथ आपका फिर इसके ठीक 100 साल बाद 1857 की क्रांति जब हुई, उसमें फिर अंग्रेज़ों का जो शासन भारत में था ये सीधे सीधे ब्रिटिश जो आपके महारानी थी एलिजाबेथ, इनके माध्यम से होने लगा। और उसी समय 1857 की क्रांति ख़त्म होने थी, ठीक 1857 की क्रांति ख़त्म होने के ठीक बाद 1858 में वायसराय पद आ गया, वायसराय पद आ गया। ठीक वायसराय यानी गवर्नर जनरल पद खत्म करके वायसराय पद को लाया गया। ठीक है ना। तो बात समझ लेना कि एक्चुअली का शासन जो हुआ था वो केवल 100 सालों का था। ठीक है ना, केवल 100 सालों का था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य जो थे बंदा बहादुर जी को मिल गया, है ना। तो उनको सौंप दिया गया, किसको, बंदा बहादुर जी को। एक्चुअल में इनका नाम क्या था, बंदा सिंह बहादुर। क्या था, बंदा सिंह बहादुर, है ना। तो चाहे बंदा बहादुर आए या बंदा सिंह बहादुर आए, आपको इसी को टिक करना है, क्योंकि गुरु गोविंद साहब की मृत्यु के बाद क्या किया गया, बंदा सिंह बहादुर को यानी बंदा बहादुर को क्या किया गया, सिखों का नेतृत्व करने के लिए सारा सिस्टम सौंप दिया गया। ठीक है ना, समझ पाए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य है। गोदावरी नदी अगर उद्गम होता है तो आपने नासिक नाम सुना होगा, नासिक जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में नासिक है। और जो एक त्र्यंबकम पहाड़ी है, त्र्यंबकम पहाड़ी है, इसी को मोटा मोटी केश्वर कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। तो यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, उद्गम हुआ है। यानी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से इनका उद्गम हुआ है, किसका, गोदावरी नदी का। तो क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। बात समझ पाए, उत्तर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। वुलर झील की बात करें तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील, मीठे पानी की। चिल्का झील की बात करें तो खारे पानी की, खारे पानी की। डल झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, कश्मीर की। दूसरी सबसे बड़ी झील, दूसरी सबसे बड़ी झील
सबसे बड़ी झील, जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील। और लोकटक की बात करें तो यहाँ पे आपको ढेर सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, यानी आपके पादप और आइसलैंड पे बने आपके मकान और तैरते हुए मकान, पादप और तैरते हुए मकान। ध्यान रहे स्पेशली ढेर सारी इस पादप की यानी पत्तियों की, फूलों की, पौधों की ढेर सारी डिजाइन बनी हुई होती है, अच्छी खासी डिजाइन इस आपको लोकटक झील पे देखने को मिलती है। बहुत सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये केस आपका हो जाता है, इधर बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील भारत में तो क्या कहा जाएगा, वुलर झील। आगे कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा मान लीजिए ये जा रही है, तो ध्यान रहे सबसे पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद दूसरा राज्य आता है राजस्थान, तीसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य आता है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य आता है झारखंड, छठा आता है पश्चिम बंगाल, छठवां राज्य आता है त्रिपुरा और सातवां राज्य आता है मिजोरम। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम, इन 8 राज्यों से हमारे देश से कर्क रेखा गुजरती है, और जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सवाल एक और आता है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यानी कर्क रेखा गुजरती है और आपका भूमध्य रेखा गुजरती है और आपका मकर रेखा। तो ये तीनों रेखा गुजरने वाला एक महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। क्या, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बात समझ पाए, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ध्यान रहे कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से भारत में, और भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से। क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति यानी प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय यानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। जो बैठक बुलाई जाती थी कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता करते थे सबसे अंतिम, है ना, समझ पा रहे हो। तो जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय JB कृपलानी जी थे, नेहरू जी थे। अगर भाई प्रथम प्रधानमंत्री, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि संविधान सभा की
संघ समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहें तो प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री, और साथ ही साथ लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष। बात समझ में आया? ये सारी चीज़ें सवाल में आ सकती हैं, तो आप माइंड में रखिएगा, ये सब के सब आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि अभी तो फिलहाल पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके सही हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना भाई। हालांकि देखो वीडियोज आपके ध्यान रहे, 2-3 बन जाएंगे इसमें छोटे छोटे। रीज़न क्या है कि क्वेश्चंस 15-15 हैं। ये जीएस और हिंदी में तो समस्या आपको नहीं होगी, इसमें तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अगर चर्चा करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की तो आप ध्यान देना उसमें समय लगेगा। तो इसलिए आप माइंड में रख लीजिएगा कि हमने करना क्या है कि आपको 2-3 वीडियो के अकॉर्डिंग इस पूरे 60 क्वेश्चन को पढ़ना है। हालांकि इसमें अगला क्वेश्चन हिंदी का, और हिंदी का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। शीत का विलोम कौन है? सॉरी, शीत का विलोम होगा क्या होगा? तो उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, आपने पढ़ा है शीतोष्ण और उष्ण, ठीक है ना। शीतकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय वगैरह वगैरह। तो शीत का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। उष्ण का मतलब होता है गर्म, है ना। ठंड का विलोम गर्म होगा, ये अलग केस है। शीत का उष्ण हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? गीत का आप कहानी बोल सकते हो, कृष्ण का आप श्वेत बोल सकते हो, यानी गीत का आप कहानी बोल सकते हो, कृष्ण का आप श्वेत बोल सकते हो, ठंड का आप गर्म बोल सकते हो, और उष्ण का आपका शीत बोल सकते हो, है ना भाई। समझ पाए? इस तरीके से आपका विलोम हो जाता है, इस तरीके से आप विलोम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है, जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होता है। सुलभ जो होता है जो आसानी से मिल जाए, और दुर्लभ होता है जो कठिनाई से मिलता है, ठीक है। जो कठिनाई से मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्लभ बोलेंगे, है ना। अनिल और अनल दो बात आती है, तो अनिल लिखते हैं भैया अनिल, और फिर लिखते हैं अनल, अनल। ध्यान रहे, अनिल की बात करते हैं तो ये वायु होता है, और अनल की बात करते हैं तो ये अग्नि होता है। अनल की बात करते हैं तो ये अग्नि होता है। अब बताओ भैया जरा, ये शब्द जहाँ लिखा है पलट के लिखा रहेगा तो गलत मानेंगे, सीधा सीधा ऐसे जो लिखा होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आग पानी नहीं होगा, हवा पानी नहीं होगा, अग्नि वायु ठीक है, लेकिन पलट के आया है अनिल का मतलब वायु, अनल का मतलब अग्नि। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, आगे आते हैं। पराजय में उपसर्ग क्या है? ध्यान है, पराजय में उपसर्ग क्या है? पराजय, ध्यान देना। जय मीन्स होती है जय, यानी विजय। जय मीन्स होती है विजय, और अगर अपनी जय ना हो, अपनी विजय ना हो, तो दूसरे की, यानी परा मीन्स होता दूसरा। परा मीन्स पराया, यानी दूसरा। तो दूसरे की विजय का मतलब पराजय बोला जाता है। तो इसमें उपसर्ग क्या लगा भाई? इसमें उपसर्ग क्या लगा? इसमें उपसर्ग लगा परा। तो क्या हो जाएगा आपका? परा। क्या हो जाएगा आपका? परा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा परा उपसर्ग। परा उपसर्ग लग के क्या बन गया भाई? पराजय बन गया, है ना भाई। परा उपसर्ग लग के क्या बन गया? पराजय बन गया, है ना भाई। बात समझ में आया? उपसर्ग क्या होता है ना, जिसमें कोई एक शब्द लिखा हो जिसका अपना एक अर्थ होता है, और कुछ और ऐड कर देने से उसका अर्थ बदल जाता है, तो वही आपका उपसर्ग होता है।
ठीक है ना। उपसर्ग सदैव उस शब्द के पहले यूज किया जाता है। लिखावट में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय उपसर्ग सदैव किसी शब्द के पहले यूज किया जाता है और प्रत्यय सदैव उस शब्द के बाद में यूज किया जाता है, यानी प्रत्यय अंत में आएगा, वही गेम होगा। अब देखो लिखावट तो कहता है लिख, लिख धन आवट, लिख धन आवट बराबर क्या हो गया? लिखावट, है ना। तो इसमें आपका आवट नाम का आपका प्रत्यय लगा है, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आवट हो जाएगा, है ना। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आवट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो लिखावट में आवट नाम का प्रत्यय है। देखो महोत्सव जो होता है, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव यही होता है महोत्सव, यही होता है महोत्सव। ध्यान रहे, तो महा मीन्स महान आप मान लीजिए और उत्सव मीन्स होता है आपका उत्सव, यानी जो आपका क्या कहते हैं सेलिब्रेशन किया जाता है, तो यही कहलाता है आपका महोत्सव। तो आपका क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव, है ना भाई। महाधन उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव। बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। आगे आते हैं। मैंने घर जाना था, देखो कोई अच्छा शब्द नहीं है, मैंने घर जाना था नहीं, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, यानी मैंने घर नहीं होना चाहिए, मुझे घर। तो आपका ये मैंने जो है ये गलत है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने आपका इस वाक्य का अशुद्ध भाग है। फिर आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं, समझ पा रहे हो, मैंने यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर कह रहा पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ध्यान देना, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पर काम किया जा रहा है, पुस्तक पर पढ़ने का काम किया जा रहा है। दो वाच्य होते हैं, एक कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, और एक कर्मवाच्य होता है, जो मुझे समझाना है आपको। कर्मवाच्य, कृतवाच्य यानी जो आपका कर्ता होता है, कर्ता होता है, कर्ता ही काम करता है, कर्ता ही काम करता है, करता है। और जो यहाँ पे होता है कर्ता पर काम किया जाता है, काम किया जाता है, कर्ता पर काम किया जाता है, यानी आप समझ जाएंगे कि जिस पर काम किया जाएगा, जब कर्ता पर काम किया जाएगा तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, और जब कर्ता खुद काम करेगा, जैसे मैंने राम को मारा तो मारने का काम मैंने किया और मैं ही करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। और जब मेरे द्वारा राम को मारा गया, या फिर आप ऐसे कहिए राम को मारा गया, तो मारने का काम राम ने नहीं किया है बल्कि राम मार खाया है। इसका मतलब साफ है कि आपका वो कर्ता पर काम किया जाएगा और वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो पुस्तक पढ़ने का काम नहीं कर रहा है, पढ़ने का काम कोई और कर रहा है, कि ये काम पुस्तक पर किया जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना भाई। तो आपका ये अंग्रेजी में आपने पढ़ा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो ये उसका अंग्रेजी का पैसिव वॉइस हो गया, है ना भाई, पैसिव वॉइस हो गया ये। चल आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से अवयव कौन सा है? अवयव समझ लेना, आपने पढ़ा है एडजेक्टिव के बाद हम जाते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद हम एडवर्ब लिख दें, एडवर्ब लिख दें, उसके बाद हम आपका आपने सुना होगा, इसके बाद क्या आपका होता है प्रीपोजिशन लिख दें, प्रीपोजिशन लिख दें, उसके बाद आपका कंजंक्शन लिख दें, उसके बाद आपका इंटरजंक्शन लिख दें। ये जो चार के चारों पार्ट होते हैं, ये सारे के सारे चार के चारों अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्राचीन आपका एडजेक्टिव है,
मोटा आपका एडजेक्टिव है, गरीब आपका एडजेक्टिव है, लेकिन आपका और जो है वो कंजंक्शन है, तो यही अव्यय क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। बात समझ पाए, अव्यय क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ आया आपको, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना, भाई आप दूध के धुले होने को ये कहते हो ना, आप लैंग्वेज में बोलते हो तुम क्या बहुत ज़्यादा दूध के धुले हो। यानी जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है, जब कोई व्यक्ति सत्य कहता है, जब कोई व्यक्ति सही होता है, जब कोई व्यक्ति निर्दोष होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दूध का धुला होना, है ना, दूध का धुला होना। और जब यही बात कहा जाए तुम भी दूध के धुले नहीं हो, यानी तुम भी दोषी हो, पापी हो और चोरी करने वाले हो, तो यानी दूध का धुला होना निर्दोष होना हो जाएगा। दूध का धुला होना का मतलब निर्दोष होना हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ध्यान देना है लैंग्वेज कहाँ यूज किया जाता है। जब कभी ये बात होती है, मान लीजिए जो ताकतवर व्यक्ति होता है उसका सामंजस्य ज़्यादा बन जाता है कहीं पे। जब कोई ताकतवर व्यक्ति होता है वो ज़्यादा लाभ कमा लेता है। जब कोई ताकतवर व्यक्ति होता है उसके सामने जब छोटा व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति बोल नहीं पाता है, उसका काम बन नहीं पाता है, तो जब बात लोग करते हैं तेरा काम बना क्यों नहीं, तो वहाँ पे यही बात आती है कि साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास क्षमता ज़्यादा है, जिसके पास ताकत ज़्यादा है, तो उसका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। यानी शक्ति से संबंधित है। जिसकी लाठी, लाठी मतलब शक्तिशाली, तो शक्तिशाली आदमी मूर्ख तो होगा नहीं, क्योंकि काम बनने की बात हो रही है, भैंस उसी की हो जा रही है। यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति संपन्न व्यक्ति आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी भी बना लेता है, लेकिन वहाँ लाठी की बात नहीं आएगी। बात समझ पा रहे हो, वहाँ लाठी की बात नहीं आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ ताकत से रिलेशन रख रहा है। वीर रस का स्थायी भाव अगर बात करें तो उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। इसका मतलब भाई वीर रस तभी आता है जब कोई किसी काम को करने के लिए उत्साहित होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, है ना भाई। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अगर आप चर्चा करें तो प्रथम दो वर्ण, जैसे क के साथ ख, च के साथ छ, टा के साथ ठ, पा के साथ फ, ता के साथ थ, उसके बाद थोड़ा सा खष्टी सा, छोटा सा भी हो जाता है, और सा, ये जो होते हैं ये सारे, तो इस टाइप के जो होते हैं, इस टाइप के, ये आपके क्या कहते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो इन सभी में से केवल आपको देखो का मिल रहा है, यानी का आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। तो का आपका क्या हो जाएगा, तो यानी आप समझ जाना प्रथम दो वर्ण आपके क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे, ठीक है ना। प्रथम दो वर्ण आपके क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उपहार, ध्यान देना, उपहार मिलता है, ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है, मस्तक ऊंचा होता है, और रचना की जाती है। रचना की जाती है, यानी स्त्रीलिंग में क्या आ गया, रचना आ गया। तो आपका स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इच्छा नहीं मरती है, स्त्रीलिंग, ठीक है। राष्ट्र जग जाहिर होता है, पुल्लिंग है। राष्ट्र जग जाहिर होता है, पुल्लिंग है, ठीक है। राष्ट्र हमें सम्मान देता है, पुल्लिंग है। रक्षा की जाती है, स्त्रीलिंग है। योग्यता समय समय पर बदलती रहती है, यानी स्त्रीलिंग है। ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग। राष्ट्र आपका क्या करता है, राष्ट्र आपको सम्मान देता है, यानी पुल्लिंग है।
क्लियर हुआ तो आपका राष्ट्र हो जाएगा। चलिए देखिए, आज हमने इस वीडियो में, हालांकि फिर अगला वीडियो तुरंत आपका आ जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हमने आपका जीएस के 15 क्वेश्चन और हिंदी के 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। ऐसे छोटे छोटे हल्के हल्के 15 क्वेश्चन के और के वीडियो आपके पास मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना धैर्य बनाए रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। और ध्यान रहे, आपकी तैयारी सर्वोपरि होनी चाहिए, इसलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए। थैंक यू।